चुनाव के नतीजों के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा गुजरात की जनता ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। जनता बीजेपी में करती है विश्वास, गुजरात की जीत सबकी जीत है। गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत। हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता में वापसी। गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल। न्यूज 18 राजस्थान ने दिखाए सबसे तेज नतीजे। सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत। अनिल शर्मा ने 26,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के अशोक पिंचा को हराया। तो जोधपुर के भुंगरा में शादी समारोह में फटा सिलेंडर, 2 बच्चों की मौत, 11 लोगों की हालत गंभीर। अब तक 51 लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती। आखिर क्यों फेल हुई सरदार शहर में बीजेपी की तैयारी, कैसे भारी पड़ी कांग्रेस की सहानुभूति की लहर? क्या 2023 में जीत का कांग्रेस को होगा फायदा? प्राइम डिबेट में आज करेंगे चर्चा। जीत है प्रचंड, 2023 का आरंभ। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाह कायम, लगातार 10वें हफ्ते नंबर 1 पर बरकरार। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। सरदार शहर में कांग्रेस की बम्पर जीत, बीजेपी हुई चित। और हमने विकास के नाम पे वोट मांगे। गहलोत साहब के 4 साल के सुशासन के नाम पे पंडित जी ने जो लंबे समय तक 7 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने जनता के एक परिवार क्षेत्र की जनता को माना, उनकी सेवा करी, तो उसका आशीर्वाद आज हमें फल मिला है। बीजेपी और आरएलपी की नहीं चली कोई चाल। तब समीक्षा होगी तभी पता चलेगा किसने गड़बड़ की या नहीं की। अभी तो जो मतदाता ने निर्णय दिया वो स्वीकार्य है। सहानुभूति की लहर या कामकाज का असर? कांग्रेस ने कहा 2023 में बनाएंगे फिर से सरकार। जितने उपचुनाव हुए हैं, ज्यादातर का ट्रेंड ये रहा है कि वो सत्ता विरोधी माहौल रहा है। ये पहला उपचुनाव है जिसमें सत्ता के पक्ष में न केवल जीत है बल्कि लहर चल रही है। बीजेपी ने कहा सहानुभूति से हारे, गलतियों से सबक सीखेंगे। 15 में से 16वां चुनाव था, एक बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। कार्यकर्ताओं ने हालांकि परिश्रम किया, नेताओं ने समय नियोजित किया, लेकिन एक सहानुभूति और दूसरा ठीक 8 महीने बाद के चुनाव वहां के मन मस्तिष्क पर थे और इसलिए परिणाम हमारे विपरीत रहे। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार। जीत है प्रचंड, 2023 का आरंभ। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश के चूरू जिले के सरदार शहर उपचुनाव में भी नतीजों का ट्रेंड बरकरार है। सरदार शहर सीट भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद खाली हुई, जहां पर उनके बेटे और कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा ने 26,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। भाजपा दूसरे नंबर पर रही है और आरएलपी तीसरे नंबर पर नजर आई। तमाम दावों के बावजूद बीजेपी और आरएलपी टक्कर नहीं दे पाए। क्या यह सिर्फ सहानुभूति की जीत है या फिर गहलोत सरकार के कामकाज का असर है? क्या 2023 में जीत का कांग्रेस को फायदा होगा? क्या बीजेपी गलतियों से सबक लेगी? आखिर इस उपचुनाव की जीत के मायने क्या हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर कि आखिरकार आज के सवाल क्या कुछ कह रहे हैं। सवाल नंबर 1 कि आखिरकार सरदार शहर के उपचुनाव की जीत के मायने क्या हैं? सवाल नंबर 2, 2023 में कांग्रेस को क्या इस जीत से फायदा होगा? सवाल नंबर 3, क्या सरदार शहर की हार और उपचुनाव में लगातार मिल रही हार से बीजेपी कोई सबक लेगी? 2023 में कुछ अलग कमाल दिखा पाएगी? यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और बिना किसी औपचारिकता के मैं मेहमानों से रूबरू करवा दूं। हमारे साथ रामनारायण मीणा हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता।
आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। राजपाल चौधरी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरएलपी के। और आशुतोष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। और सबसे पहले आशुतोष जी, आपसे शुरू करते हुए, आखिर इस जीत के मायने क्या हैं राजस्थान में? देखिए, जीत के मायने यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे यहाँ पर कर रही थी जी कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है, कानून व्यवस्था की हालात खराब है, सरकार ने वादे पूरे नहीं किए, वो सब वादे जो दावे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस उपचुनाव में, जो मुख्य चुनाव हमारे अगले साल होने वाले हैं उससे करीबन 1 साल पहले, बल्कि 11 महीने पहले ये जो चुनाव हुए हैं, उसमें जो दावा भारतीय जनता पार्टी एक कांग्रेस सरकार को लेकर करती है, और दावे में कुछ दम हो सकता है, साथ में कांग्रेस की इनफाइटिंग भी है, इसके बावजूद भले ही से ये चुनाव गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बजाय केवल जो भंवरलाल शर्मा 7 बार से एमएलए थे और उनके पुत्र को यहाँ पर टिकट मिला, उस सहानुभूति की लहर पर सवार हों, लेकिन इसका परसेप्शन वॉर में या परसेप्शन में निश्चित रूप से कांग्रेस को इसका लाभ होगा जी। अब कितना लाभ होगा, आगे क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा जी। लेकिन अभी फिलहाल लगता है लाभ होगा। छोटी-छोटी जो भाषणों में कहने के लिए कांग्रेस के पास एक वापस से आ जाऊंगा आगे के सवाल के लिए। रामनारायण मीणा साहब जी, रामनारायण मीणा साहब, सबसे पहले तो आपको एक और उपचुनाव में जीत के बधाई। सरदार शहर का उपचुनाव, जहां पर पिछली बार 16,816 का मार्जिन था, उसको और ज्यादा बढ़ा करके 26,000 से ज्यादा के मार्जिन से जीत हासिल की है। कैसे देख पा रहे हैं आप एक वरिष्ठ नेता के तौर पर, कांग्रेस पार्टी के विधायक के तौर पर, क्या ये सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर है, या फिर जो लगातार बीजेपी कह रही है कि सहानुभूति की लहर की वजह से आप जीते हैं? जी, ये 3 बात है जी। सहानुभूति भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। भंवरलाल जी शर्मा का व्यवहार जो था कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति, अपने लोगों के प्रति, जिस तरह से उनकी प्रवृत्ति थी क्षेत्र के लिए लड़ने की और अपना काम करा के लेके आने, कोई भी हो, कोई सी पार्टी हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, अपना अलग सानिध्य उनकी। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नीति से जनता त्रसित है। ठीक है, मैं गुजरात की बात नहीं करता, वहां की बात अलग करेंगे, हिमाचल की बात भी नहीं करता, लेकिन ये केंद्र सरकार ने जितना भार डाला है लोगों के ऊपर, जिस प्रकार से हालात खराब है, उसका विषय है। और तीसरा, जिस प्रकार की योजनाएं कांग्रेस के शासन काल में दी है जी, वो योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। वो चिरंजीव योजना हो या शहरी रोजगार गारंटी हो या सारे के सारे आपके हॉस्पिटल्स में जिस तरह की व्यवस्था है, ठीक है कर्मचारी कम है, लेकिन सारी व्यवस्थाओं का पूरा निचोड़ और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी की इनफाइटिंग्स वो केवल 2 आदमी के लिए कहते हैं, हमारे कांग्रेस के लिए। वो उनका दोनों का व्यक्तिगत अहम हो सकता है, या किसी की गलती है तो दूसरा उसको स्वीकार नहीं कर रहा, ये हो सकता है, लेकिन कांग्रेस में 2 के अलावा तीसरा नहीं। अब 2 आदमी बैठते, परिवार के 2 आदमी उधर हो जाते, 4 आदमी हो जाते। आज दोनों आदमियों के अलावा कई कांग्रेस में इनफाइटिंग्स नहीं है, बीजेपी में बहुत ज्यादा है। ये कुल मिलाकर के सारा असर आता है जब एक ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत पाई है, बाकी सब चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और गुजरात में राजस्थान में बहुत अंतर है। मैं गुजरात पे आऊंगा रामनारायण जी, छोटे छोटे कमेंट सबके हो जाए, एक बार सबको मौका मिल जाए, उसके बाद बाकी तमाम चीजों पर भी मैं आ जाऊंगा। ये ठीक बात है कि आप कह रहे हैं कि सहानुभूति भी है और सरकार का कामकाज भी है। ठीक है, मैं आता हूं आशीष चतुर्वेदी जी, आखिर कमी कहां रही? क्योंकि लगातार आपके नेता आक्रामकता के साथ ये कह रहे थे कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन उल्टा आप ही पर आरोप लग रहे हैं कि गुटबाजी की वजह से आप उपचुनाव हारे हैं। कहां कमी रही? देखिए हेमंत जी, मैंने आशुतोष जी को भी सुना है, रामनारायण जी को भी सुना है जी, और दोनों ने एक बात को स्वीकार किया है कि भंवरलाल शर्मा जी का वो गढ़ रहा है, वो 7 बार वहाँ के विधायक रहे हैं। और अभी 2 महीने पहले ही 9 अक्टूबर को उनका निधन हुआ है, अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो वहाँ पे सहानुभूति का फैक्टर रहा है, हम इसको से जो है इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाकी जगहों पर भी तो ये कह रहे हैं कि 9 उपचुनाव सूबे में हुए हैं गहलोत सरकार के दौरान, उसमें से 7 कांग्रेस ने जीते हैं, 1 आप मात्र जीत पाए हैं, और वो क्यों जीत पाए? और एक आरएलपी ने जीता। जी, कंप्लीट कीजिए। देखिए, जो आरएलपी ने चुनाव जीता है वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जीता है, कोई आरएलपी की कोई इंडिपेंडेंट विक्ट्री नहीं है, उसमें हमने उनको सपोर्ट किया था खीवसर में और वो जीते हैं जी। देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा हेमंत जी की जो सरदार शहर है वो ट्रेडिशनली कांग्रेस की सीट रही है,
भारतीय जनता पार्टी केवल 2 बार 1980 में और 2008 में ये चुनाव जीती है। अगर हम 2003 की बात करें, 2013 की बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रचंड बहुमत से राजस्थान में अपनी सरकार बनाई थी, दोनों बार वहां पे भंवरलाल शर्मा जी वहां पे विजय रहे हैं। तो हमको एक सीट जो होती है ना, जो कुछ सीटें होती है जो कि टोटली आप देखें राजस्थान के परिदृश्य से डिफरेंट बिहेव करती हैं, उस कैटेगरी में ये सरदार शहर की सीट है। हाँ, और एक बात ये सामने आ रही थी, मैं आशीष जी आपको टोक रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर भी जानना चाहता हूं कि एक बात ये जरूर आपके नेताओं ने आज दिन भर जब हम चर्चा कर रहे थे कहा कि आरएलपी वोट कटवा पार्टी है। क्या आरएलपी से भी आपको नुकसान हुआ? नहीं तो आपका वोट प्रतिशत भी बढ़ सकता था और ये आंकड़ा जो निश्चित रूप से देखिए, नहीं निश्चित रूप से देखिए, मैं हेमंत जी आपको बताऊं, अगर हम बात करें वोट कम हुआ है, वोट हमारा कम नहीं हुआ है, वोट कांग्रेस का भी कम हुआ है। अगर आप देखेंगे तो टोटल वोट भी कम हुआ है, वोट परसेंटेज भी कम हुआ है। कांग्रेस भी पिछले चुनाव में 46% लेके आई थी, इस बार 43% लेके आई। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए प्रतिशत के आधार पर अगर आप छोड़ दें, ये वाला आंकड़ा छोड़ दें, तो पिछली बार 16,816 मतों से भंवरलाल शर्मा जीते थे, लेकिन उनके बेटे की अगर जीत का अंतर देखें तो ये 26,000 से ज्यादा वोटों का जीत का अंतर है। हेमंत जी आपने स्वयं अपनी बात का जवाब दे दिया है। आरएलपी जो वोट लेके गई है वो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोट है वहां पे। तो निश्चित रूप से आरएलपी ने वहां पे वोट कटवा का काम साबित किया है और जनता बार बार झांसे में नहीं आती है। राजपाल चौधरी जी, आप लगातार ये दावे कर रहे थे कि आरएलपी जो है इस बार टक्कर दे रही है और मतदाता जो उनके आंकड़े आप लगातार बोल रहे थे कि जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जाटों के सबसे ज्यादा वोट हैं और जाट उम्मीदवार भी उतारा गया था। कमी कहां रही, क्या वजह रही कि आप तीसरे नंबर पर चले गए? देखिए अहमद जी, सबसे पहले तो मैं जो आपका फर्स्ट सवाल था उसका जवाब देना चाहूंगा। तो जीत के आज के मायने क्या है जीत के, आगे की जो 23 के जो मायने समझ रहे हो, मायने बिल्कुल स्पष्ट है। वहां सरदार शहर की जनता ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन दिया है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में मतदान किया। 2018 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के करीबन वहां पे 10,000 वोट थे और अगर उसका देखा जाए तो पिछले 4 सालों में हमने 5 गुना वहां पे वोट बैंक के अंदर जो बढ़ोतरी की है, तो हमारे लिए ये बिल्कुल बहुत अच्छे संकेत है। हमने 4 सालों में 5 गुना बढ़ोतरी की है। आने वाले 1 साल के अंदर यही 50,000 जो वोट हमने 47,000 वोट जो लिए वो आने वाले समय में 80-85,000 के समथिंग पहुंचेंगे, तो हमारे लिए बिल्कुल शुभ संकेत है। रही बात कांग्रेस बीजेपी की, तो बीजेपी है तो बीजेपी तो बिल्कुल वहां पे आपस के अंदर बंटी हुई थी। इनके जो वहां के प्रत्याशी है उनका भी बयान था कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे आपस में, तो इनके तो जो फूट है वो जग जाहिर है। और भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो 80,000 पे थी वो 60,000 पे पहुंच चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन भर डाउन आ रहा है। पार्टी है, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, आपको कंप्लीट करने दूंगा, लेकिन आज एक फिर आगे निकलेंगे। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। आज हमने दर्शकों से यह सवाल पूछा था कि क्या ये जो जीत है उसके मायनों को लेकर के कि सरदार शहर की जीत से कांग्रेस को क्या 2023 में फायदा होगा। 70% लोगों ने कहा है कि हां इससे कांग्रेस को फायदा होगा, बाकी के 30% ने ना कहा है। इसको लेकर के बात करेंगे। जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी है वो बिल्कुल उनका ग्राफ डाउन गया। आने वाले 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो इनकी इन फाइटिंग है उसकी वजह से बिल्कुल ग्राफ डाउन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने दरकिनार किया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ हमने चुनाव लड़ा है। और रही जो वोट कटवा पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को मैं इनको बताना चाहता हूं भी आप हिमाचल में चुनाव हारे, वहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी, और भी 4-5 स्टेटों के अंदर चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी सभी जगह चुनाव हारी। क्या वहां पे भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी? अगर आप उससे पहले और भी जो प्रदेश में चुनाव है सभी जगह क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी? जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो हमेशा कहती है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वोट कटवाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वोट कटवानी है। इस प्रदेश की एकमात्र पार्टी है जो किसान हितैषी पार्टी है, और इस प्रदेश जो हमारे नेता हनुमान जी वो भी किसान हितैषी है, और जनता ने हमें उसी के अनुरूप मैंडेट दिया है। हम 5 गुने हमने वहां पे बढ़ोतरी की है। पीछे के जो उपचुनाव रहे हैं उसके अंदर भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। 4 सालों के अंदर हम 5 गुना बढ़ सकते हैं, तो ये निश्चित तौर पे इस प्रदेश की जनता में से देख चुकी है कि 2023 के अंदर राजपाल जी आपने जाट कैंडिडेट उतारा था, कहा था कि जाटों का जो वोट बैंक है यहाँ पर वो 65,000 के आसपास है, लेकिन आपको जो वोट मिले हैं वो 46,753 वोट मिले हैं। क्या जो जाट कम्युनिटी है उसने भी पूरी तरह से वोट नहीं दिया? हमने या हमारे कभी नेता ने किसी ने भी ये बयान नहीं दिया कभी कि राष्ट्रीय लोग वहां पे 65-70 हजार जाटों के वोट है, हमें जाटों के वोट मिलेंगे। अगर ये हमें जाटों के वोट मिलेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी आपने जो प्रत्याशी उतारा था वो क्या सोच करके? बिल्कुल जाट था।
जो हमारे पास जो डिजर्विंग जो प्रत्याशियों के 5 प्रत्याशियों के नाम आए थे, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं बात को ट्रेंड को लेकर के। ट्रेंड जी ठीक है, राजपाल जी थोड़ा सा रुकिए। मैं आपने जो ट्रेंड का मुद्दा उठाया है, जो बात कही है और जो बात आशुतोष शर्मा जी ने कही है, आशुतोष जी एक टिप्पणी मैं इस पर आपकी चाहता हूं। ट्रेंड को लेकर के देखिए, चाहे वो बीजेपी और कांग्रेस ट्रेंड नहीं तोड़ पा रही है। जैसे राजस्थान में अगर आप बात कर ले, कांग्रेस कह रही है कि हम जो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का ट्रेंड तोड़ देंगे, लेकिन ये जो उपचुनाव के नतीजे यहां पर सरदार शहर की खासतौर पर मैं बात करूंगा, पिछले 7 बार से ये कांग्रेस के एक ट्रेंड के तौर पर भंवरलाल शर्मा की सीट रही है, या कांग्रेस से भी बढ़कर इसे हम देखें, जैसे आप भी कह चुके हैं, ये ट्रेंड यहां पर बरकरार है। आप हिमाचल में चले जाइए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा नारा दिया था कि राज वही रिवाज बदलेंगे, वो रिवाज नहीं बदल पाया। आप गुजरात में आ जाइए, यहां पर जो नरेंद्र मोदी का ट्रेंड रहा है उसमें बढ़ोतरी ही हुई है, वो ट्रेंड नहीं टूट पाया है। तो क्या यहां पर ट्रेंड नहीं टूट रहा है, और ये संकेत क्या है आने वाले दिनों के लिए? बोलिए। देखिए, हेमंत, उपचुनाव एक अलग चीज है और मुख्य चुनाव अलग चीज है। आपने शायद सवाल पूछा है ट्रेंड को लेकर, मुख्य चुनाव को लेकर। देखिए, राजस्थान में 1985 के बाद कभी सरकार रिपीट नहीं हुई है। एक बार थोड़ा सा ब्रीफली देख दें, जब वो भी चुनाव जो भैरव सिंह जी का 93 में उन्होंने इलेक्शन जीता था बहुत थिन मार्जिन से, वो भी बाबरी मस्जिद वाले मामले में 1 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद जीता था। तो ऐसे में राजस्थान में ये रिवाज है कि बार बार सरकार बदलती है। ये राजस्थान के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जनता की आवाज है। लेकिन वही चीज तो हिमाचल में हुई। आपने कहा 1985 के बाद हिमाचल में भी ऐसा नहीं हो पाया कि कोई सरकार रिपीट। नहीं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हाँ, नहीं, मैं एक ट्रेंड को लेकर के एक सर्वमान्य धारणा में जानना चाहता हूं कि दरअसल आगे इसका असर क्या पड़ेगा, जो ट्रेंड हम देख पा रहे हैं आज। नहीं, देखिए, इस उपचुनाव का आगे की राजनीति पर, मुख्य चुनाव पर कोई असर पड़ता खास दिखता नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर इलेक्शन उपचुनाव हुए थे, वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। शुरुआती उपचुनाव कांग्रेस ने जीते थे, लेकिन बाद में उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते, लेकिन कांग्रेस चुनाव में मुख्य चुनाव जीत गई। इसलिए इस एक उपचुनाव का, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जो पिछले दिनों उपचुनाव हुए हैं और जिसके लिए कांग्रेस बार बार दावा करती है कि हम उपचुनाव हम जीत रहे हैं, या वो सारे उपचुनाव, यदि दरियावत का उपचुनाव छोड़ दिया जाए तो सभी सीटों पर सहानुभूति लहर के माध्यम से जो विधायक हमारे जिनका निधन हुआ, उनके बेटों को बेटियों को टिकट देके या पत्नी को टिकट देके वो चुनाव जीता गया है। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो सरकार की परफॉर्मेंस और सरकार की योजनाओं के आधार पर था। यदि निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से उपचुनाव होता तो ये माना जाता है कि ये सरकार की योजनाओं या गुड गवर्नेंस की वजह से है। इस चुनाव को हम भंवरलाल जी के श्रद्धांजलि के रूप में देखा जाना चाहिए, और यदि कांग्रेस वाले दावा करते हैं तो दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ये आप स्वतंत्र रूप से देखेंगे, निष्पक्ष रूप से देखेंगे, तो ये श्रद्धांजलि के रूप में चुनाव हुआ। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। रामनारायण मीणा जी, आपको लगता है कि इस चुनाव का असर आगे वाले चुनाव पर पड़ेगा, और उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव होते हैं? बीजेपी ने तो पहले ही कह दिया था कि उपचुनाव कांग्रेस जीतती है, मेन चुनाव हम जीतते हैं, और इसीलिए उन्होंने इतना दम नहीं लगाया था। नहीं, ऐसा नहीं है जी। जैसे ये किसी भी घटना का सागी होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। भैरव सिंह जी के चुनाव के उनके शासनकाल में भी विरोधी पार्टी जीती। हमेशा ट्रेंड जो है वो अलग है। यहाँ सारी चीजों का मिश्रण आ रहा है। राजस्थान जो स्टेट है उसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है, आप जो एक दफा के लिए बीजेपी की कह रहे, 2 दफा एक आरजेडी के नाम से वो जीते हैं, जनता दल दिग्विजय के नाम पे भंवरलाल जी जीते। लेकिन आप ये देखिए, ट्रेंड आपके लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, आपके नेता कहते हैं कि इस बार हम राजस्थान में ट्रेंड बदलेंगे, लेकिन ऐसा होता है बाकी जगहों पर दिखाई नहीं दिया है। गुजरात में आपकी हालत क्या हुई? गुजरात में आपकी हालत खराब हुई। अब तक की सबसे बड़ी हार गुजरात में है। हिमाचल का ट्रेंड था और वहां सरकार बदली। देखिए, गुजरात सेठों का प्रदेश है। जो 5 पूंजीपति हैं उनको कोड़ी के भाव जमीन दी गई है, वो पैसे के आधार पर बीजेपी को जिताते हैं। दूसरी बात, क्योंकि वहां का प्रधानमंत्री गुजरात का है जी, वो नहीं चाहते कि हमारा प्रधानमंत्री। लेकिन मैं इतना सा एक आखिरी कमेंट हिमाचल के जीत कि आपका कोई सीएम फेस नहीं था, इसका फायदा क्या हिमाचल में मिला है क्या आपको? बिल्कुल मिला है। ठीक है, मिला है। तो क्या राजस्थान में भी यही टेक्निक अपनाएगी कांग्रेस पार्टी? एक अंतिम में संक्षेप में, कोई
राजस्थान में कोई भी कांग्रेस का सीएम का फेस नहीं होगा, लीडर नहीं होगा। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कही, राजस्थान में कोई फेस नहीं होगा। लेकिन आशीष जी बिल्कुल संक्षेप में, मैं माफी चाहता हूं, समय ज्यादा नहीं है। आशीष जी ये कहा जा रहा है कि देखिए, आपने तो नारा दिया था हिमाचल के अंदर की राज वही और रिवाज बदलेंगे, वो रिवाज बदल नहीं पा रहा है। देखिए, चाहे हम रिवाज नहीं बदल पाए, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे 43% वोट लिए हैं, जो कि सरकार बनाने से मात्र 1% से भी कम वोटों का डिफरेंस है। ऐसा पहली बार हुआ है, ये रिवाज तो बदला है। और जहां तक गुजरात की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि जो गुजरात में जो हार हुई है कांग्रेस की, जो बहुत बुरी तरह हार हुई, अभी तक के सबसे वर्स्ट हार है, उसमें भी राजस्थान का कनेक्शन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां के सीनियर ऑब्जर्वर थे, राजस्थान के पूर्व मंत्री और विधायक रघु शर्मा जी वहां के प्रभारी हैं। मैं वापस लाना चाहता हूं आपको राजस्थान में। क्या राजस्थान के अंदर जिस तरह से आरएलपी ने एक बड़ी बढ़त बनाई है, वो चिंताजनक बात नहीं है क्या आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आप देखिए 2023 का चुनाव में अब 1 साल से भी कम रह गया है। 2023 के चुनाव में आप देखिए जब रिजल्ट आएंगे तो आरएलपी आपको दिखेगी नहीं। गुटबाजी के आरोप लग रहे हैं कि गुटबाजी की वजह से भारतीय जनता पार्टी पहले ही चुनाव छोड़ चुकी थी। नहीं, गुटबाजी देखिए, तो आप हेमंत जी, तो मैं आपसे सुन रहा हूं, नेता है दोनों, आप देखिए अभी राहुल गांधी जी की सवाल तो उठते हैं ना। नहीं, देखिए निश्चित रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी जो हार के कारण रहे हैं, क्या कारण रहे, उन सब की समीक्षा करेगी। और जहां तक गुटबाजी की बात है, कांग्रेस देखिए ना, आप राम नारायण जी इतने वरिष्ठ विधायक हैं, बताइए क्यों मंत्रिमंडल में नहीं है? क्योंकि वो किसी गुट में नहीं आते, न वो अशोक गहलोत गुट के हैं, न वो सचिन पायलट गुट के हैं। आप देखिए ये गुटबाजी का नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। चलते एक संक्षेप में टिप्पणी राजपाल चौधरी जी, क्या एक नई उम्मीदें लेकर के आपके लिए चुनाव आया है? हाँ हेमंत जी, बिल्कुल ये चुनाव हमारे लिए बिल्कुल नई उम्मीदें लेके आया है। कुछ नए भरम टूटेंगे, कुछ नए द्वार खुलेंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में लौटेगी। और ये जनता ने क्लियर कर दिया, जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वहां वोट मिले हैं, जो कांग्रेस सरकार ने वहां पे जो हालात किए हैं, जो ग्रामीण का जो वोट बैंक है, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वहां बहुत ज्यादा भारी प्यार समर्थन मिला। राजपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आशीष जी आपका भी, रामनारायण जी आपका भी, आशुतोष जी आपका भी। और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से उपचुनाव में हार मिली है, तो वहीं कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आखिरकार ये जीत क्या कांग्रेस पार्टी 2023 में इसे बड़े स्तर पर दोहरा पाएगी, इसे अभी देखने की जरूरत है। अभी समय है। नमस्कार। Headlines presented by